Hello everyone. So welcome to the another lecture of Pharmacotherapeutics 1. तो आज हम डायबिटीज को कंटिन्यू करेंगे. दिस इज आवर फिफ्थ पार्ट ऑफ डायबिटीज mellitus. So in today's class we are going to discuss about the various case studies of diabetes mellitus. है ना. तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम फर्स्ट वी विल गो विथ आवर केस 1. है ना. पहले केस में क्या बोल रहा है, मिस्टर ए 12-year-old बॉय. हाँ, यहाँ पे सारी चीजें हम एकदम ध्यान दे के समझने की कोशिश करेंगे. 12-year बॉय मतलब ऑनसेट हमको बता रहा है. अभी हमने लास्ट क्लास में दोनों के डिफरेंसेस भी देखे थे, वहां से हम इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे. 12-year-old बॉय टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया एंड पोलीफेजिया फॉर 2 weeks. है ना, जो क्लासिक सिम्टम्स है डायबिटीज के वो हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं. हिज पेरेंट्स रिपोर्टेड रैपिड वेट लॉस. है ना, वो अराउंड उसने 5 kg वेट कम किया है 2 हफ्ते में. एंड ही इज हैविंग वॉमिटिंग फॉर 1 day, और उसको पिछले दिन से वॉमिटिंग भी हो रही है. ऑन एग्जामिनेशन ही वॉज माइल्डली डिहाइड्रेटेड, उसको थोड़ा थोड़ा डिहाइड्रेशन भी है. हैज डीप ब्रीदिंग एंड फ्रूटी ऑर्डर ब्रेथ. है ना, उसको क्या है कि वो डीप ब्रीदिंग भी ले रहा है और फ्रूटी ऑर्डर ब्रेथ, उसके जो सांस ले रहा है तो वहां से कुछ तो ऐसी फ्रूट की जैसी खुशबू आ रही है, ऐसा वो हमको बताना चाह रहे हैं. ऑन एग्जामिनेशन उसका जो बीपी था वो 100/70 mmHg है. हार्ट रेट जो है वो बढ़ा हुआ है, 120 बीट्स पर मिनट है. जो उसका आरबीएस है, रैंडम ब्लड शुगर है, वो बढ़ के 420 mg/dl पहुंचा हुआ है. मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बहुत बढ़ा हुआ है ना. यूरिन में ग्लूकोज पॉजिटिव है, ट्रिपल पॉजिटिव मतलब बहुत स्ट्रांगली जो यूरिन है उसमें से ग्लूकोज निकल रहा है. सी पेप्टाइड कम है और कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है. कहां पे? यूरिन पे सी पेप्टाइड कम है और कीटोन बॉडी ज्यादा है ना. और जब उसको बॉडी में एसेस किया तो उसको GAD65 ऑटो एंटीबॉडीज भी वहां पे प्रेजेंट है, वो देखने को मिले हैं. तो ये एक क्लासिक हमको केस दिया गया है जहां पे एक 12 साल का बच्चा है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है. ऑनसेट की बात करिए यहाँ पे, और उसके जो कंप्लेन है वो 3P है, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया. क्लासिक डायबिटीज के सिम्टम्स भी लेके आया है टाइप 1 के, है ना, और 2 वीक से है. और पेरेंट्स ने बोला एक रेपिड वेट लॉस है. आदमी नॉर्मल या लीन हो सकता है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में, है ना. वोमिटिंग है लास्ट डे से, डिहाइड्रेशन भी है और डीप ब्रीदिंग हो रहा है. ये भी टाइप 1 में हो सकता है, स्पेशली जब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जैसे. और फ्रूटी ऑर्डर ब्रेथ आ रहा है, मतलब कीटोन हमारे बॉडी से निकलने की कोशिश कर रहा हो सकता है. तो यहाँ पे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है, ऐसा ही हमको केस बता रहा है. ऑन एग्जामिनेशन हार्ट रेट बढ़ा हुआ है ना. आरबीएस बहुत ही बढ़ा हुआ है, 420 mg/dl पहुंचा हुआ है. तो ये संभावना हो सकता है कि बहुत ज्यादा ग्लूकोज बढ़ने की वजह से आदमी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की तरफ जा रहा हो सकता है. यूरिन में भी बहुत हाई अमाउंट में ग्लूकोज देखने को मिल रहा है. सी पेप्टाइड कम है ना, कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है. इसका मतलब है कि ये कंफर्म कर रहा है कि कीटोएसिडोसिस हुआ है. और उसी एसिडोसिस को हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए डीप ब्रीदिंग लेना पड़ता है ना. और जहां से फ्रूटी ऑर्डर भी हमको दिखती है ना. और जो ये ऑटो एंटीबॉडीज है ये प्रेजेंट है. इसका मतलब क्या है कि जो ये टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस है ये कंफर्म है, क्योंकि यहाँ पे ऑटो एंटीबॉडीज देखने को मिली है. टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में ऑटो एंटीबॉडीज देखने को नहीं मिलती है. अब यहाँ पे ये तो कंफर्म हो गया कि ये टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस है, और ये भी कंफर्म हो गया है कि इसमें कीटोएसिडोसिस जैसी समस्याएं भी है ना. तो यहाँ पे फिर कुछ क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हैं कि व्हाट वुड बी दी मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस. तो यहाँ पे अब हमने जो केस पढ़ लिया उसके हिसाब से मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस सेकेंडरी टू टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस ड्यू टू दी ऑटो एंटीबॉडी. ये हमारा मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस हो जाएगा. इसके एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में तो आदमी आया ही है, उसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जैसे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिली है जो इसके एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस है. अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो आदमी कीटोएसिडोसिस रिलेटेड कोमा में जा सकता है और आदमी ये फेटल सिचुएशन हो सकता है. यहाँ पे लाइफ का भी खतरा है, लेदल सिचुएशन है. तो ये इसके एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस है. यहाँ पे रिक्वायर्ड ड्रग क्या है? क्योंकि यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल एकदम से बढ़ा हुआ है
है ना। और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जैसे कॉम्प्लिकेशन में हमको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो हमारा रिक्वायर्ड ड्रग होना चाहिए वो इंसुलिन होना चाहिए। इंसुलिन में भी जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है वो हमारा ड्रग ऑफ चॉइस होना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी जो ये एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल है ये नॉर्मलाइज हो जाए, जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर चले जाए और ग्लाइकोलाइसिस साइकिल से वो एनर्जी निकालना चालू हो जाए। और जो अल्टरनेट साइकिल से जैसे लिपोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस जैसे जो साइकिल है वो साइकिल जो है वो बंद हो जाए, जिसकी वजह से जो कीटोन बाय प्रोडक्ट बन रहा है वो बाय प्रोडक्ट कम हो जाए और कीटोएसिडोसिस से भी आदमी को रिलीफ मिल जाए, है ना। इसका जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो क्या है, इसमें दो कन्फर्मेटरी टेस्ट हम कर सकते हैं। पहले तो हमने ऑटो एंटीबॉडी एस्टिमेशन, हमारा पहला कन्फर्मेटरी टेस्ट है टाइप 1 डायबिटीज के लिए, जो इन्होंने किया है और वो पॉजिटिव भी देखने को मिला है। और दूसरा है यूरिन पे कीटोन बॉडीज दिखना। अगर यूरिन पे कीटोन बॉडीज दिख रहा है तो वो कीटोएसिडोसिस हो सकता है। मगर क्या होता है ना कि कभी कभी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस देखने को मिल सकता है एक्सट्रीम केसेस में। तो जो कीटोन बॉडीज है कीटोएसिडोसिस का कंफर्मेटरी डायग्नोसिस हो सकता है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस का कंफर्मेटरी डायग्नोसिस नहीं है। टाइप 1 का जो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है वो क्या है, यहाँ पे GAD65 ऑटो एंटीबॉडी जो दिखे हैं वो टाइप 1 डायबिटीज का कंफर्मेशनल डायग्नोसिस है। और कीटोन बॉडी का प्रेजेंट होना वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जैसे कॉम्प्लिकेशन का कंफर्मेटरी टेस्ट है ना। जो यहाँ पे क्लासिक सिम्टम्स है वो क्या क्या दी गई है ये पूछा है, तो ये तो बहुत आसान है। जो इसने क्लासिक सिम्टम्स की बात करी है वो 3P का ट्रायड है, दैट इज पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया एंड पोलीफेजिया। मतलब एक्सेसिव यूरिनेशन होना, एक्सेसिव प्यास लगना और एक्सेसिव भूख लगना, ये जो एक क्लासिक ट्रायड है ये यहाँ पे दिया गया है। होप यहाँ पे जो ये केस है आपको ये केस समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही हम आज का दूसरा केस देखेंगे। मिसिज के, अ 55 ईयर ओल्ड, अब ये मिसिज है तो लेडी होगी, प्रेजेंट इन ओपीडी। ओपीडी में आई है मतलब थोड़ा बहुत स्टेबल है, पहले इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया था तो चीजें इमरजेंसी थी, दिक्कत वाली थी, तो यहाँ पे क्या है आदमी ओपीडी में आया है। तो जो औरत है वो ओपीडी में आई है मतलब थोड़ा स्टेबल है, विद कंप्लेन ऑफ फैटिग एंड पोलीयूरिया, उसको थकावट है और वो बार बार यूरिनेशन के लिए जा रही है और उनको हेडेक भी है पिछले 6 महीने से, मतलब ग्रेजुअल ऑनसेट भी जो है वो ग्रेजुअल दिखाई दे रहा है। हर BMI वॉज 33 kg पर मीटर स्क्वायर, मतलब सी इज बेसिकली ओबीज, वो थोड़ा बहुत मोटी है, उनका जो ब्लड बॉडी मास इंडेक्स है वो बड़ा है ना। सी इज हैविंग सेडेंटरी लाइफ स्टाइल विथ पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। तो जो उनकी लाइफ में ना थोड़ा बहुत जो फिजिकल मूवमेंट है वो इतना नहीं है और उनकी पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री भी है। ऑन एग्जामिनेशन हर BP वॉज 148/92 mmHg, FBS 160 mg पर DL है, बेसिकली 100 से नीचे होना चाहिए, आइडियली 100 से 125 तक जो है बॉर्डर लाइन है। अगर 126 या उससे ऊपर हो तो ये फ्रैंक डायबिटीज है, तो यहाँ पे ये डायबिटीज तो है क्योंकि FBS बहुत बड़ा हुआ है। सिमिलरली जो दूसरा पैरामीटर है ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन है वो 7.8% दिया हुआ है, अगर 6.4 या उससे ऊपर होता है तो उसको हम फ्रैंक डायबिटीज बोलते हैं। तो यहाँ पे ये दो पैरामीटर हमको कंफर्म करके बता रहे हैं कि वो डायबिटिक है, राइट। उनका जो LDL है वो 140 mg पर DL है, जो बढ़ा हुआ है। बेसिकली जो अपना LDL है वो 100 से नीचे होना चाहिए आइडियल केसेस में, तो यहाँ पे 140 है, तो उनको डिस्लिपिडीमिया की भी दिक्कत देखने को मिल रही है। और जो उनका ट्राइग्लिसराइड लेवल है वो 220 mg पर DL है, बेसिकली 200 से नीचे होना चाहिए, आइडियल केसेस में 160 से नीचे होना चाहिए। और यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड भी 220 mg पर DL है, तो ये भी बढ़ा हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो केस है ये हमको बताना की कोशिश कर रहा है कि ये जो औरत आई है इसको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है। रिस्क फैक्टर जहाँ पे ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होना उसके रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट ये कंफर्म क्यों हो रहा है कि उसका जो FBS है और HbA1c है वो बढ़ा हुआ है। और जब यहाँ पे हम बाकी पैरामीटर देख रहे हैं LDL और ट्राइग्लिसराइड लेवल देख रहे हैं तो हमको डिस्लिपिडीमिया भी यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। तो ये एक ऐसा क्लासिक केस है जहाँ पे डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 आया है विद दी कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस लाइक डिस्लिपिडीमिया। तो यहाँ पे और भी जो कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस है वो भी होने के चांसेस आगे रहेंगे और वो बढ़ जाते हैं, ये हमको यहाँ पे समझना है। ये तो कुछ केस जो इन्होंने दिया है। अब देखते हैं हम एक एक करके इनमें इन्होंने क्या क्या पूछने की कोशिश करी है ना। मोस्ट लाइकली टाइप्स ऑफ डायबिटीज कौन सा होगा, मोस्ट लाइकली टाइप जो है वो टाइप 2 होगा, क्योंकि इसका ऑनसेट जो है वो बहुत इंसिडियस है, ओवर 6 मंथ्स पीरियड है। एज जो है फीमेल की वो 55 ईयर है, लेटर एज में है, तो जनरली टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस लेट एज में ऑनसेट होता है ना। और जो सिम्टम्स है ऐसे कोई क्लियर कट सिम्टम्स नहीं है ना।
फैटिगनेस है, हेडेक है, और फिर उसके साथ कुछ क्लासिकल सिम्टम्स हमको देखने को मिली है। और जो रिस्क फैक्टर्स है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के वो भी प्रेजेंट है, जैसे ओवरवेट हो जाना है ना, ओबेसिस हो जाना, ऐसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल और पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। तो जो हमको सजेस्ट करता है कि उनको प्रोबेबली टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है, और यहाँ पे ऑटो एंटीबॉडीज की कोई भी बात नहीं करी गई है। बेसिकली वो नेगेटिव होंगे, इसीलिए शायद यहाँ पे नहीं भी दिया हो सकता है। राइट, ये हमारा हो गया इसका। और जो कि फर्स्ट लाइन थेरेपी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे ये इसका क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल तो बढ़ा हुआ है, राइट, और ये टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम हर बार इंसुलिन पे जाएंगे, तो यहाँ पे हम बाइगोनाइट्स को दे सकते हैं, क्योंकि बाइगोनाइट्स देने से क्या होगा, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल तो कम होगा ही, उसके एडिशन में जो आदमी का वेट है वो वेट भी कम हो जाएगा। या फिर अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो उसका जो बीएमआई है उसको भी कम करने की हेल्प करेगा हमको, है ना। और इन एडिशन टू दैट जो अपना ये जो बिग्योनाइट क्लास के जो ड्रग्स रहते हैं वो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को भी कम कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट का एलडीएल जो है वो बढ़ा हुआ है और ट्राइग्लिसराइड जो है वो बढ़ा हुआ है, तो उसको कार्डियोवैस्कुलर रिस्क भी है, उसको भी मेटफॉर्मिन या फिर जो बाइगोनाइट क्लासेस के ड्रग है बुफॉर्मिन वो कम कर देंगे। तो यहाँ पे जो अपना फर्स्ट लाइन थेरेपी है वो बाइगोनाइट्स आएगा, और अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स भी आ सकते हैं। और जो इसका तीसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे की रिस्क फैक्टर्स क्या है, हमने पहले ही डिस्कस किया है कि उनका ओवरवेट हो जाना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होना और पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होना, ये 3 बेसिक इसके की रिस्क फैक्टर्स हैं। इसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कार्डियोवैस्कुलर रिस्क भी शेयर कर रहा है, तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस लाइक नेप्रोपैथी, है ना, न्यूरोपैथी और रेटिनोपैथी भी ऐसा हो सकता है। और एक्सट्रीम केसेस में हाइपरओस्मोलर कोमा जैसे कॉम्प्लिकेशंस भी हमको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हम एडिशनल थेरेपी दे सकते हैं क्या? हाँ, हम बाइगोनाइट्स के साथ अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर का एडिशनल थेरेपी दे सकते हैं, है ना। या फिर हम उनको और भी मॉडलिटीज दे सकते हैं, जैसे सल्फोनाइल यूरिया भी बाइगोनाइट्स के साथ मिक्स करके हम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको रेसिस्टेंस के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो हम उस क्लास के ड्रग को नहीं छेड़ेंगे। और क्योंकि हमको पीपीबीएस के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो हम जो भोगलीबोज, अगारबोज, ऐसे जो अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स है उनके बारे में भी हम ज्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। और ये जो अपना नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स क्या यहाँ पे जरूरी है क्या? हाँ, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स देना जरूरी है ना। जो वेट रिडक्शन है वो हमारा की टारगेट रहना चाहिए, वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर यहाँ पे देखने को मिला है। उनकी जो पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है वो तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, उसको हम इतना मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, मगर उनका जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उस सेडेंटरी लाइफस्टाइल को हमको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज में ढालना पड़ेगा, बॉडी में मूवमेंट लेके आना पड़ेगा, तो इस हिसाब से हम उसको मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये था हमारा केस 2। Similarly, we will be seeing the another case on the diabetes topic, that is case 3 हम डिस्कस करेंगे, है ना। Mrs. SR, she is 30 years old lady who is pregnant, वो 28 वीक्स की 7 महीने की प्रेग्नेंट है, मतलब 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है उनका। She comes to the routine एंटीनेटल चेकअप, वो रूटीन एंटीनेटल चेकअप के लिए आई थी, कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं था उनको, मगर उनका जो बीएमआई है वो 30 kg पर मीटर स्क्वायर है, मतलब वो ओवरवेट है, जो ओबेज कहलाने के बॉर्डर लाइन पे है। जनरली 30 kg पर मीटर स्क्वायर से अगर ज्यादा रहेगा तो उसको हम ओबेज बोलेंगे, तो यहाँ पे ये ओवरवेट ओबेज के बॉर्डर लाइन कैटेगरी में है। उनका जो एफबीएस है वो 110 mg पर डीएल है। बेसिकली एफबीएस जो है वो 100 से नीचे होना चाहिए, आइडियली 100 से 120 में है, तो बॉर्डर लाइन डायबिटीज जैसा सिचुएशन भी है ना। पीपीबीएस जो है वो 160 mg पर डीएल है, आइडियली पीपीबीएस जो है वो 140 से नीचे होना चाहिए, 140 से लेके 199 तक उसको हम फिर बॉर्डर लाइन में रखते हैं। तो ये जो पीपीबीएस का वैल्यू है वो भी बॉर्डर लाइन में है। जो HbA1c है वो 5.9 है, तो ये जो 5.9 से लेके 6.4 तक जो है ये भी बॉर्डर लाइन में आता है। तो जो तीनों भी हमने ग्लूकोज के पैरामीटर्स मॉनिटर करे तो वो तीनों भी हमको बॉर्डर लाइन में देखने को मिले। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये जो लेडी है उसमें प्रोबेबली प्रेगनेंसी के टाइम पे जो अपने प्लासेंटल हार्मोन्स रहते हैं उसकी वजह से इंसुलिन की रेसिस्टेंस हुई हो सकती है ना, जिसकी वजह से उनको बॉर्डर लाइन डायबिटीज जैसे सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हो सकते हैं। हाउएवर उनको कोई फ्रैंक डायबिटीज नहीं है। उनको जब हिस्ट्री ली गई थी तो कोई भी ऐसा हाइपरटेंशन और डायबिटीज का हिस्ट्री ऐसा कुछ भी नहीं था।
हाउएवर वो अभी रिस्क में है, ये हमको केस बताना जा रहा है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं कि मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या होगा। बेसिकली देखो यहाँ पे ये डायबिटीज फ्रैंक तो है नहीं, ये एक प्री डायबिटिक सिचुएशन है, या फिर इसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज के कैटेगरी में रख सकते हैं। अगर हम इसको जेस्टेशनल कैटेगरी में नहीं भी रखेंगे तो इसको हम एकदम से बॉर्डरलाइन कैटेगरी में रख सकते हैं कि आगे खतरा हो सकता है, 8वें महीने 9वें महीने में जाके वहां पे डायबिटीज जैसी चीजें हमको देखने को मिल सकती है। तो जो इसका फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट है वो क्या होना चाहिए। ऑब्वियसली जो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट है वो हम क्योंकि ये टाइप 2 ही जैसा होता है जेस्टेशनल डायबिटीज भी, तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में ही जाएंगे। और जो सेकेंड लाइन मैनेजमेंट रहता है वो जनरली हम, क्योंकि लेडी प्रेग्नेंट है तो बाकी जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट रहते हैं वो प्रेगनेंसी में उसकी जो कंप्लीट सेफ्टी है वो हमको नहीं है, क्योंकि जो क्लिनिकल ट्रायल है उसमें हम प्रेग्नेंट लेडी को नहीं रखते हैं, तो वहां पे एक हमको डिसएडवांटेज रहता है। तो जो अभी हमारे पास द मोस्ट सेफेस्ट एंटी डायबिटिक थेरेपी दैट इज द इंसुलिन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन। तो जो इंसुलिन है हमारी सेकेंड लाइन थेरेपी हो सकती है, नॉन फार्माकोलॉजी फर्स्ट लाइन थेरेपी होनी चाहिए प्रेगनेंसी में, है ना। जो इसमें प्रिफर्ड ड्रग है वो विदाउट एनी सेकेंड चॉइस, सेकेंड हेजिटेशन, इट शुड बी इंसुलिन, है ना। यहाँ पे जो कॉज है, इसका क्या कॉज हो सकता है कि यहाँ पे इसका जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ा है ना। जो इसका बेसिक कॉज है वो हो सकता है प्लासेंटल हार्मोन, जो इंसुलिन को रेसिस्टेंस कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे कौन सी ड्रग अवॉइड करनी चाहिए, तो यहाँ पे सबसे सेफ, हमको कोई सेकंड थॉट ही नहीं होना चाहिए, जितने भी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स हैं उनको हम यहाँ पे देने की कोशिश नहीं करेंगे, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, वो ड्रग्स जनरली रिकमेंडेड नहीं है, राइट। हैविंग सेड दैट, इस केस को भी हम ऐसे आराम से मैनेज कर लेंगे। होप यहाँ पे ये थर्ड वाला केस भी आपको समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके से हम जो आगे केस है ऐसे मैनेज करते रहेंगे। हाउएवर अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको ऐसे प्लेन केसेस नहीं मिलेंगे, आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी मिल सकते हैं। हाउएवर जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है वो जैसे अभी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया उसी तरीके से हम इसको मैनेज करेंगे, है ना। तो आज की क्लास को भी हम खत्म करने से पहले और ओवरऑल इस डायबिटीज टॉपिक खत्म करने से पहले मैं कुछ एक दो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल रिमेम्बरिंग टिप्स आपको देना चाहूंगा। शुगर इज स्वीट बट टू मच इज बेटर, राइट। बहुत ये हमने गांव में भी सुना है, हमारे मम्मी पापा, है ना, दादा दादी भी ऐसा बोलते हैं, दोस्तों से भी सुना होगा कि बहुत ज्यादा चीनी भी कड़वी होती है, राइट। शुगर स्वीट तो है मगर बहुत ज्यादा लेना कड़वी होती है, ये रियल मायनों में ऐसा है, राइट। ऐसे ही कंट्रोल योर शुगर नाउ और पे लेटर, राइट। अभी हम कितना ग्लूकोज इंटेक कर रहे हैं, कैसा ग्लूकोज इंटेक कर रहे हैं और कब कब इसको इंटेक कर रहे हैं, ये सारी चीजें डिटरमाइन करेंगी कि हमारा हेल्थ कैसा होगा और हमको किस टाइप के डिसऑर्डर्स आगे जाके होंगे। अगर हम यहाँ पे अनकंट्रोल्ड तरीके से एक्सेसिव और अनवांटेड शुगर का इंटेक करेंगे तो आगे जाके उसके लिए हमको दिक्कतें होंगी। तो इसी के साथ हम ये वाला क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। होप आपको डायबिटीज के बारे में इन एंड आउट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 में हमने इसको डिस्कस किया, क्योंकि ये प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर भी आपको डायबिटीज टॉपिक में कुछ भी ऐसे दिक्कतें हैं, डाउट है, तो आप नीचे कमेंट्स में आके पूछ सकते हो, राइट। थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग दी क्लासेज ऑन डायबिटीज मेलाइटस. So I will come back with the another interesting topic in the coming class. Till then, take care. Thank you.